हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें आता है आपका अनसीन पैसेज। ठीक है, एक ऐसा पैसेज दिया हुआ रहेगा और उसे हम कितनी अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आपका थोड़ा टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है, लेकिन हमें इसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है और जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना है। तो देखो ये क्या करता है, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इसे चेक करता है। ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या जरूरी है इसके लिए। तो पहला जो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स रहना चाहिए हमारे अंदर, ताकि हम जो पैसेज है, हमारा जो पैसेज है उसे हम अच्छी तरह तरीके से समझ सकें। तो पहला क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। ठीक है, कि आप जो पैसेज है उसके मेन आइडिया को कितनी हद तक समझ पा रहे हैं। ठीक है, कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इन्फरेंस स्किल्स। इन्फरेंस स्किल्स यानी कि जैसे जो आइडिया ऑथर देना चाह रहे हैं आपको विद द लाइन, वो आप कितनी तरह अच्छी तरीके से समझ पा रहे। ठीक है, जो उनका जो मैसेज है ऑथर का, वो आप तक कितनी अच्छी तरीके से पहुंचा है, ये इन्फरेंस स्किल्स के द्वारा हम करते हैं। उसके बाद है वोकैबुलरी एंड वर्ड यूसेज, कि आप वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग को, ठीक है, या उसके कॉन्टेक्स्ट को कितना समझ पा रहे हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है पैसेज सॉल्व करने में। एंड देन है लॉजिकल रीजनिंग, कि एक जो आर्ग्यूमेंट है उसे आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट आ जाती है हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, कि आप कितनी करेक्टली आंसर कर रहे हैं एक गिवन टाइम फ्रेम में। ऑब्वियसली एग्जाम जो है वो टाइम बाउंड रहता है ना। तो हमें एक स्पीड रखनी पड़ेगी पैसेज के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर इसमें और ज्यादा टाइम आपने लगा दिया तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे आपके। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, अब देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज में क्या आ जाएगा, कि मान लो जो पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो मेन आइडिया है उसे हम कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, जो पैसेज का मेन फोकस कौन से आइडिया पे है वो हमें देखना पड़ता है। कि जैसे मान लो एक पैसेज दिया हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑथर का मेन फोकस क्या है ना। और उसके बाद है इन्फरेंस स्किल डेवलप करना। ये कैसे डेवलप होता है? तो इन्फ्रेंस का मतलब हो जाता है कि जैसे जो मान लो पैसेज में कुछ लाइंस दी गई हैं, ठीक है, उससे जो आपको इनडायरेक्टली एक मैसेज पहुंचता है, जो उसका एक हम कह सकते हैं हिडन मीनिंग हम तक पहुंचता है, तो वो हो जाता है इन्फरेंस स्किल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर पैसेज में लिखा हुआ रहेगा कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ऑक्सीजन लेवल्स आर डिक्रीजिंग, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ना।
तो ये सारी चीज हमें डेवलप करनी पड़ती है। उसके बाद है वोकेबलरी एंड वर्ड यूसेज। अब कुछ सवाल आपको ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, कि स्पेसिफिक वर्ड्स के आपको क्या मीनिंग पूछे जाएंगे या फिर ऑपोजिट मीनिंग पूछे जाएंगे, यानी कि सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स पूछ दिए जाएंगे। तो वो उसके लिए हमें पता है कि वोकैब का जो पार्ट है वो हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग हो जाता है कि जैसे कि कोई पैसेज का जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो आप उस लॉजिक को समझ पा रहे हैं कि नहीं, जिस लॉजिक से ऑथर ने वो पैसेज लिखा है, ठीक है। आपको ऑथर का लॉजिक समझना है कि ऑथर कौन सा लॉजिक के थ्रू ये आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, ठीक है। एंड देन स्पीड एंड एक्यूरेसी तो जान ही लिया आपने। उसके बाद आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। अब किस टाइप के पैसेजेस आते हैं एग्जाम में? तो मेनली चार टाइप के ही आते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है? फैक्चुअल पैसेजेस। अब ये पैसेजेस होते हैं जो फैक्ट्स हो गए, डेटा हो गए, ठीक है, रिपोर्ट्स हो गए, इन पर बेस्ड रहते हैं और इससे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अबाउट फैक्ट्स एंड डिटेल्स। अब कौन से टॉपिक पे आ सकते हैं? या तो किसी हिस्ट्री पे आ सकते हैं, साइंस पे आ सकते हैं, इन्वायरमेंट पे आ सकते हैं, करंट अफेयर्स पे आ सकते हैं, ठीक है। और इनका जो क्वेश्चन आता है वो बहुत डायरेक्ट आता है, वो आपको सीधा पैसेज में मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे सैंपल पैसेज है, द Amazon rainforest produces 20% of the world's oxygen and is home to millions of species. However, deforestation is reducing its size at an alarming rate. और यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन इशू अफेक्टिंग द Amazon रेन फॉरेस्ट। ऑप्शंस में दिया है ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन। तो अब देखो, ये सैंपल पैसेज से हमें इतना क्लियर हो गया है कि क्या है। यहाँ पे पहले बताया गया है कि जो हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो क्या करता है, 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना। और यहाँ बाद में दिया हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या हो रहा है, उसका साइज रिड्यूस हो रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या बताया गया है कि बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अमेजोन रेन फॉरेस्ट अफेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में डिफॉरेस्टेशन दिया हुआ है, तो हम डिफॉरेस्टेशन मार्क कर देंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। अब इसमें हम इस ऐसे में ना तुम लोग देखना, कहीं नेम्स वगैरह हो गया या प्लेस हो गया, ये सब सब डायरेक्टली दिए हुए रहेंगे, तो उसे अंडरलाइन कर लेना। अब उसके बाद आ जाता है नैरेटिव पैसेजेस। अब ये पैसेजेस में कुछ कहानियां होती है या फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं किसी के। अब दिया हुआ रहेगा इसमें दिया हुआ रहेगा तुम्हारा कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे, इमोशंस रहेंगे, इवेंट्स रहेंगे, ये सब फिगर आउट करना रहता है, ठीक है। अब ये कहाँ से लिए हुए रहते हैं? शॉर्ट स्टोरीज से लिए रहते हैं या बायोग्राफीज से या फिर डायरी एंट्रीज से लिए हुए रहते हैं। अब जैसे यहाँ पैसेज का एक्सट्रैक्ट है, एज शी ओपनड द लेटर हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, शी हैड वेटेड फॉर दिस moment for years. With teary eyes she read the words, congratulations, you have been selected.
अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इमोशन इज द कैरेक्टर फीलिंग? फियर, एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, एंगर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने जब ओपन किया लेटर तो वो क्या हो गए, हाथ उसके ट्रेम्बल कर गए। और फिर क्या देगा, शी हैड वेटेड फॉर दिस मोमेंट फॉर ईयर्स। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि उसने बहुत बहुत सालों तक इस चीज का इंतजार किया था। अब बताओ, अगर हम किसी चीज के लिए इतने साल तक इंतजार करेंगे तो हमारे मन में क्या रहेगा, एक एक्साइटमेंट भरा हुआ रहेगा ऑब्वियसली, है ना? तो यहाँ पे जो लिखा है कि कैरेक्टर कौन सा इमोशन फील कर रहा है, तो इस लाइन के थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या फील कर रहा है, एक्साइटमेंट फील कर रहा है। ठीक है, एक्साइटेड अबाउट ओपनिंग द लेटर दैट शी हैड वेटेड फॉर। ऑलराइट। अब नेक्स्ट है हमारा परस्वेसिव या ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस। अब ये सारे पैसेज क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक हो गया, अब उस पर ऑथर का क्या ओपिनियन है या फिर वो कौन सा आर्ग्यूमेंट शो कर रहा है, वो दिया हुआ रहता है। तो हमें इसमें देखना रहता है कि जो ऑथर है वो किस तरफ ज्यादा झुक रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, मतलब ऑथर का जो टोन है उस टॉपिक को लेके वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। अब ये कहाँ से लिए जाते हैं, ये सब लिए जाते हैं एडिटोरियल से, डिबेट से, एसेस ऑन सोशल इश्यूज से। ठीक है, जैसे यहाँ सैंपल पैसेजेस, सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन but it has also led to increased misinformation and decreased face-to-face interactions. तो यहाँ हम पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑथर्स व्यूज ऑन सोशल मीडिया? इट हैज ओनली पॉजिटिव इफेक्ट्स, इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, सी है इट इज कंप्लीटली हार्मफुल, और फिर है द ऑथर इज न्यूट्रल। अब देखो, यहाँ पहले ऑथर ने बोला कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म किया है ना? तो ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज है ना? ये पॉजिटिव चीज बताया है ऑथर ने। अब जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट इट हैज ऑल्सो लेड टू इंक्रीज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिक्रीज फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब इस लाइन के थ्रू हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑथर बात कर रहा है वो नेगेटिव वे में है ना, एक नेगेटिव टोन में बोल रहा है कि पहले ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके वजह से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है और फेस टू फेस इंटरेक्शन डिक्रीज हो गया है। तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ऑथर का व्यूज क्या क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है लिटरेरी पैसेजेस। लिटरेरी पैसेजेस में आ जाते हैं, पोयम्स आ जाते हैं। एक सेकंड। लिटरेरी पैसेजेस में पोयम्स आ जाते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नॉवेल्स या प्लेस, इनमें से दिया रहता है। अब क्वेश्चंस आपको किस बारे में पूछते हैं, वो आपका ऑथर या नॉवेल या प्ले, कोई भी चीज का आपसे पूछेंगे कि उसका थीम क्या है, या फिर उसका टोन क्या है, या फिर लिटरेरी डिवाइसेस, जो हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था ना, वही रहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस।
तो उससे तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। अब जैसे कौन से टॉपिक आ सकते हैं, या तो शेक्सपियर का कोई वर्क हो सकता है, कोई क्लासिक नॉवेल हो सकता है, या फिर मॉडर्न लिटरेचर हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन है, द नाइट वॉज silent except for the soft whisper of the wind through the trees. The moon cast long shadows, creating an airy yet peaceful scene. और यहाँ पे क्या बोला है कि what is the tone of the passage? पैसेज का टोन क्या है? चीयरफुल है, मिस्टीरियस है, एंग्री है, या रोमांटिक है? अब देखो यहाँ पे पहले क्या है, नाइट वॉज साइलेंट, उसके बाद एक्सेप्ट फॉर द सॉफ्ट विस्पर्स ऑफ द विंड, है ना। फिर यहाँ पे द मून कास्ट लॉन्ग शैडोज क्रिएटिंग एन एरी येट पीसफुल सीन। अब देखो ये जो वर्ड्स है, साइलेंट हो गया, सॉफ्ट विस्पर ऑफ द विंड, लॉन्ग शैडोज, एरी, ये सब मोस्टली क्या बताने के लिए यूज होते हैं? या तो मिस्ट्री बताने के लिए यूज होता है, या तो कुछ हॉरिफाइंग बताने के लिए यूज होता है ना। एक कह सकते हैं हम कि सस्पेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो थ्रू दिस हम बोल सकते हैं कि ये टोन क्या है, पैसेज का मिस्टीरियस है ना। एक ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं यहाँ पे, एक बोल सकते हैं मिस्टीरियस इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, एक थ्रिल देने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी नंबर क्या है, हमारा आंसर सही है, मिस्टीरियस। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटेजी, कि कॉम्प्रिहेंशन जो हो गया हमारा, उसे हम कैसे मतलब अप्रोच क्या रहेगा हमारा उसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना स्टेप वन में दिया हुआ है कि पैसेज को पहले पढ़ना है, और स्टेप टू में दिया हुआ है कि क्वेश्चन को पैसेज से पहले पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना हम दो मेथड लगा सकते हैं, तो मैंने दोनों दे दिया है। अगर तुम लोग में से मतलब तुम्हें जो मेथड सही लगे, जो तुम्हारे लिए वर्क करे, तुम उसे ही चूज करना। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेथड है उसमें क्या करेंगे हम, कि जो हमारा पैसेज है, ठीक है, उसे हम रीड करेंगे। ठीक है, पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, और उसमें हमें जितने भी ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, हेडिंग्स मिलेंगे, ठीक है, या रिपीटेड आइडियाज मिलेंगे, या तुम्हें कुछ लगे कि इसका सेंट्रल थीम ये है, ठीक है, तो वो सब हम अंडरलाइन कर लेंगे। और कुछ ऐसे आइडियाज जो तुम आइडेंटिफाई कर पाओ, तो उसे तुम लिख लेना साइड में कहीं पर। ठीक है, और जल्दी रीड करना है, लेकिन इतनी जल्दी भी रीड नहीं करना कि पता चला कि तुमने रीड कर लिया और कुछ समझ में ही नहीं आया तुम्हें। ठीक है, उतनी जल्दी रीड नहीं करना है, अच्छे से रीड करना है ताकि हर चीज समझ में आ जाए। पहला ये मेथड है। और दूसरा तुम ये भी कर सकते हो कि पहले तुम क्वेश्चंस पढ़ लेना, ठीक है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग तुम जब उसके बाद पैसेज पढ़ोगे, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुम जो कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बस उतने को अंडरलाइन करना। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो या तो पहले पैसेज पढ़ना, या तो फिर पहले पैसेज उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, या तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना उसके बाद पैसेज रीड करना। ठीक है, दोनों में से कोई भी
कर सकते हो जो तुम्हारे लिए वर्क करे। अब उसके बाद देखना जो क्वेश्चन यहाँ पे जो आइडेंटिफाई कीवर्ड्स है ये क्वेश्चन का कीवर्ड्स है, ठीक है, क्वेश्चन का यहाँ पे लिख लेना तुम लोग। तो देखना क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स रहते हैं, इसे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और आइडेंटिफाई करना। नॉट जैसे कि एक्सेप्ट, ऑलवेज। मान लो जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब वैसे दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो मान लो अगर तुमने नॉट देखा नहीं, ठीक है, और सिर्फ करेक्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन का मीनिंग तुम कुछ और समझ लोगे और गलत आंसर मार करके आ जाओगे, ठीक है। इसलिए ये सारे जो चीज रहते हैं ना, ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। और फिर है कि पे अटेंशन टू सिनोनिम्स एंड रिफ्रेज्ड क्वेश्चंस। तो जैसे कि कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, या किसी लाइन को पैराफ्रेज कर दिया, मतलब पैराफ्रेज मतलब सेंस सेम रखा है लेकिन वर्ड्स दूसरे यूज किए हैं, ठीक है। वैसे करके भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो उसे भी ध्यान दो। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा हो जाएगा एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। अब देखो जो हमारे क्वेश्चन आता है उसके बाद जो उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उसमें से देखना कोई कोई ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो कंप्लीटली वो रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। उनका कोई लेना देना ही नहीं रहता क्वेश्चन के साथ, वो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो वो भी तुरंत हमें एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होता है जो आंसर की जो एक्यूरेसी रहती है वो बढ़ते जाती है। जैसे जैसे तुम्हें लगते जाएगा कि नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वैसे वैसे तुम मार्क करके उसे हटाते जाना। और वैसे ही एक ट्रिकी ऑप्शन भी दे सकता है, वो ट्रिक करने के लिए रहता है, वो भी तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब उसके बाद है फोकस ऑन वोकैब एंड टोन। अब जो वोकैब और टोन है उस पे भी फोकस करना रहता है, ठीक है, कि ऑथर ने अगर कोई वर्ड का यूज किया है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया है ना, और उसका एक कैसा टोन है वो भी देखना होगा। मान लो कि अगर पैसेज में कोई ऐसा दिया हुआ है वर्ड जो जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, तो ट्राई करना कि उसके उसके आप पूरा सेंटेंस पढ़ना और ट्राई करना कि वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या सेंस देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि इस वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे उतना हार्ड वर्ड आएगा नहीं लेकिन जस्ट इन केस मान लो आ गया तो ये मेथड यूज कर सकते हो। अब ऑथर का टोन भी देखना पड़ेगा कि ऑथर एक न्यूट्रल टोन से बोल रहा है ना, या फिर एक क्रिटिकल है, परsuasive है, या फिर इंफॉर्मेटिव है, वो सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद है सिक्स स्टेप, क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। अब जैसे कि तुम लोग न्यूज़पेपर तो रीड कर ही रहे होगे, है ना, हर दिन तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो तो रीड कर रहे होगे। तो वैसे ही मोस्टली
उससे या उससे थोड़ी इजी इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, उतना ज्यादा एडवांस इंग्लिश में नहीं पूछा जाता है, मोस्टली इंटरमीडिएट लेवल ही रहेगा पैसेज का लैंग्वेज। ठीक है, और तो तुम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करोगे ही, तो उससे हो जाएगा तुम लोग का। अब उसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब क्या मिस्टेक हो जाते हैं बच्चों से? तो पहला है कि रीडिंग द पैसेज टू स्लोली या टू क्विकली। अब देखो, टू स्लोली अगर तुम पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, टाइम जाएगा। ठीक है, टाइम अगर वेस्ट हुआ तो बाकी के जो तुम्हारे क्वेश्चंस है वो छूटने के चांसेस है ना। तो इसलिए टू स्लोली नहीं पढ़ना, और टू क्विकली भी हमें नहीं पढ़ना है। मान लो तुमने टू क्विकली पढ़ लिया और तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, तो तुम क्या करोगे, दोबारा से पैसेज पढ़ोगे, वो भी क्या क्या हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट होगा उसमें भी, है ना। इसलिए इतना ही स्पीड में पढ़ना है कि हमें हर चीज समझ में आती जाए, है ना, हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े पैसेज को, क्योंकि अगर दोबारा दोबारा से पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मोस्टली पैसेज में यही दिक्कत ही हो जाती है सबकी, कि एक बार में पढ़ा, अंडरलाइन किया नहीं, समझा नहीं, सेंट्रल आइडिया कुछ भी पता नहीं चला। अब हम क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं और वापस से पैसेज भी पढ़ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर से पैसेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। ऑल राइट, इसलिए या तो पहले क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद पैसेज पढ़ना और अंडरलाइन करते जाना, या तो पहले पैसेज पढ़कर अंडरलाइन कर लेना जो तुम्हें लगे इम्पोर्टेंट है, ये सेंट्रल आइडिया हो सकता है, ये इसका थीम हो सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, वो सब पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना, एंड उसके बाद देन क्वेश्चंस पर आना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आंसर जल्दी जल्दी होगा और तुम्हारा टाइम भी बचेगा। अब नेक्स्ट है इग्नोरिंग कीवर्ड्स इन क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस में कीवर्ड्स रहते हैं उसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उस पे ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देकर पढ़ना है। और उसके बाद है मेकिंग एजम्पशंस बियॉन्ड द पैसेज। अब अपने अपने से ना हमें कुछ भी एजम्पशन नहीं डालनी है। ठीक है, बस हमें उतना ही समझना है जितना ऑथर पैसेज के द्वारा हमें बताना चाह रहा है। ठीक है, ऑथर का लॉजिक समझना है, ऑथर का मैसेज समझना है, हमें अपने से उसमें कुछ नहीं डाल देना है, वरना गलत हो जाएगा फिर कुछ क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद है स्किपिंग डिफिकल्ट वर्ड्स। अब कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स आया तो उसे हम स्किप नहीं करेंगे, उसे हमने क्या जाना था कि उसका हम सबसे क्लोजेस्ट सेंस जो होगा वो हम निकालने का कोशिश करेंगे। उसके बाद है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। अब प्रैक्टिस इनफ नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम बहुत स्लो जा रहे हो या फिर तुम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने से तुम्हें सही स्पीड पता चल जाएगा कि इस स्पीड से ही मुझे पैसेज में पैसेज को पढ़ना है, इस स्पीड से, और इस स्पीड से आंसर करना है। ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। ऑल राइट, अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कंप्रिहेंशन पैसेज। अब जो पैसेज आता है हमारा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है जो हमें ढूंढना रहता है। ठीक है, तो वाइल रीडिंग द पैसेज हमें ये चीज सब पहले से ही अंडरलाइन कर लेनी है। क्या क्या, जैसे कि पहला है मेन आइडिया। ऑल राइट, अब जैसे हमने पैसेज पढ़ा तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मेन आइडिया क्या है, या सेंट्रल थीम क्या है उसका, या उसका मेन मैसेज क्या है, ये हमें पता चल जाएगा। तो ये हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होगा इन केस कि वहां पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग अफेक्टिंग ग्लोबल एग्रीकल्चर।
तो अब ये पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि इसका मेन आइडिया क्या है कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट होता है ना, ये बताया गया है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से। उसके बाद बी है सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं कि जैसे ये मेन आइडिया हो गया ना, ये मेन आइडिया हो गया, तो अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, और इसे सपोर्ट करते हुए करने के लिए अगर कुछ एडिशनल डिटेल्स दिया हुआ है तो हम उसे बोलते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, राइजिंग टेम्परेचर have reduced wheat production by 10% in some countries। अब ये लाइन क्या हो गया, ये सपोर्टिंग डिटेल हो गया। ये क्या कर रहा है, जो मेन आइडिया है हमारा, ये हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर, इसको सपोर्ट कर रहा है ना। व्हीट प्रोडक्शन क्या हो गया, एग्रीकल्चर का एक पार्ट हो गया। और राइजिंग टेम्परेचर क्या हो गया, ये क्लाइमेट चेंज के अंदर आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, वीट प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है कुछ कंट्रीज में। तो ये जो लाइन है, ये क्या कर रहा है, मेन आइडिया जो है उसे सपोर्ट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, इसे भी हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद है ऑथर्स टोन एंड पर्पस। अब हमें ऑथर का जो एटीट्यूड है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, या क्रिटिकल, मतलब ऑथर का क्या टोन है और उसके थ्रू, पैसेज के थ्रू वो क्या बताना चाह रहा है ना, उसका पर्पस क्या है, वो भी हम समझेंगे। जैसे यहाँ देखो, टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एजुकेशन। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव टोन में बताया गया है ना कि टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज कर रही है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव टोन में ऑथर ने बताया गया है। तो ये भी हम देखते जाएंगे कि कौन सा लाइन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टोन है, और कौन से लाइन का नेगेटिव टोन है। जैसे यहाँ पे ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज हार्मिंग स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव टोन में बताया गया है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी के यूज के वजह से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो हार्म हो रहा है। तो ये क्या, नेगेटिव टोन हो गया, तो इसे भी हम ऐसे ही मार्क करते जाएंगे। उसके बाद है सम स्टडीज शो बेनिफिट्स वाइल अदर्स हाईलाइट रिस्क। अब यहाँ क्या है, यहाँ पहले बताया गया है कि कुछ स्टडीज बताते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या बेनिफिट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव टोन हो गया। अब उसके बाद आगे है वाइल अदर्स हाईलाइट रिस्क। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ रिस्क भी बताते हैं, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो वहां पे टोन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, कि इस यहाँ पे इसने किसी का भी साइड लिया नहीं है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है। उसके बाद डी है इन्फ्रेंस एंड इम्प्लीकेशन। तो देखो, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि कुछ चीजें जो है इनडायरेक्टली समझना। ठीक है, जो पैसेज में वो क्लियरली नहीं दी रहती है, वो डायरेक्टली पैसेज में दिया ही नहीं रहेगा, उसे बस हम समझ, हमें बस ऐसा लगेगा कि थ्रू दिस लाइन ये मैसेज हमें दिया गया है। और और वो क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। ठीक है,
लाइक एग्जाम्पल में देखो, मेनी कंट्रीज नाउ बैन प्लास्टिक बैग्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। यहाँ पे हमें पता चल गया कि इससे क्या मैसेज दिया गया है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बैन लगाया गया है ना। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज हमें मिल गया। तो इसे भी हम समझते जाएंगे while रीडिंग द पैसेज। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पैसेज से, ठीक है। तो पहला हो जाता है डायरेक्ट या फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस क्या रहता है, ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये सीधा आपको इसका जवाब जो होगा वो डायरेक्टली पैसेज में मिल जाएगा। आपको अपना दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। पैसेज में शुरू कहीं पे भी देखना सीधा दिया हुआ रहेगा, बस अंडरलाइन जब तुम करोगे ना इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल रीडिंग द पैसेज, तो तभी तुम्हें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पैसेज है, चॉकलेट वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन लिक्विड फॉर्म बाय द ओल्मेक पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल अमेरिका अराउंड 1500 BCE। और यहाँ पे क्वेश्चन है, कोकोआ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन पीपल, ओल्मेक पीपल, एज़टेक पीपल, स्पेनिश पीपल। अब पैसेज में जब हम वापस से आएंगे तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है चॉकलेट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड, है ना, बाय क्या, ओल्मेक पीपल। अब देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले कंज्यूम किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंट्रोड्यूस भी सबसे पहले यहीं पे किया गया होगा, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा, सॉरी ऑप्शन टू जो है ओल्मेक पीपल, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सीधा पैसेज में दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाने का इसमें जरूरत नहीं है। बस कुछ चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट कंज्यूम्ड हो गया, तो इससे तुम्हें समझना पड़ेगा कि इंट्रोड्यूस्ड भी हुआ था, है ना। वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या करना है तुम्हें, जैसे कि नेम हो गए, कुछ नंबर हो गए, फैक्ट्स हो गए, प्लेस हो गए, ये सब मेंशन किया रहता है पैसेज में, और यही तुम्हें बस फाइंड करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना रहता डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पैसेज में लिखे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि लाइंस के बिटवीन समझना पड़ेगा, है ना, कि ऑथर क्या हिडन मीनिंग रखा है इस लाइन का, वो समझना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, इट लेड also to the strange feeling that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled his writing। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि inhaled his writing refers to, फिर फर्स्ट में लिखा है imbibing his style subconsciously, being compelled to write like him, being influenced by what people said about him, और फिर her father's expectation from her। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, आई हैड समहाउ इनहेल्ड हिज राइटिंग, या इनहेल्ड क्या हुआ है, या लिटरली यूज नहीं हुआ है इनहेल्ड, यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज हुआ है, ठीक है।
यहाँ इनहेल क्या एज अ मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफोरिक मीनिंग है यहाँ पे। तो हम जब पूरा लाइन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इट ऑल्सो लेड टू स्ट्रेंज फीलिंग दैट विदाउट हैविंग रेड हिम and just by being related to him I somehow inhaled his writing। क्या कि ऑथर ने जो ये राइटर है उसे ज्यादा पढ़ा नहीं था, ठीक है, फिर भी क्या हो गया, वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया और उसने उसकी राइटिंग को कह सकते हैं हम एब्जॉर्ब कर लिया अपने साथ, अपने अंदर, ठीक है। इनहेल्ड मतलब इनहेल्ड हम कह सकते हैं कि जैसे हम कुछ इनहेल करते हैं तो वो क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, वो अपने आप होते जाएगा, हम इनहेलेशन को रोक नहीं सकते, है ना। तो वैसे यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज हुआ है कि बिना जानबूझ के वो क्या हो गया, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया उसका राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है बीइंग कंपेल्ड टू राइट लाइक हिम, ये नहीं होगा यहाँ पे। इनहेल्ड हिज राइटिंग का मतलब ये नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उसकी राइटिंग को अपने अंदर समा लिया, ठीक है। देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, इम्बाइबिंग का मतलब होता है एब्जॉर्बिंग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन वन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली, कि बिना जाने बुझे उसने जो उसकी राइटिंग थी वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ली। अब इसमें भी वही दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है, तो ये तुम्हारे नोट्स में रहेगा, ये तुम लोग रीड कर लेना इन केस तुम्हें समझना हो। उसके बाद सी नंबर है वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें आ जाते हैं सिनोनिम्स आ जाएंगे, एंटोनिम्स आ जाएंगे, ऑलराइट। जैसे कोई वर्ड उठा लिया पैसेज से और आपको पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या है या फिर इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पैसेज है, however it was this very ubiquity the reverence and the love that he inspired in people that made of him something too large for me to comprehend। और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटी एज इट अपीयर्स इन द पैसेज। ऑप्शंस में दिया हुआ है ओकेजनल, रेस्ट्रिक्टेड, ओमनी प्रेजेंस और फोर्थ है अनवांटेड। तो हमें बताना है कि वर्ड का क्या मतलब है पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो ऐसे तो अगर तुम मीनिंग वर्ड का जो मीनिंग है वो रीड करके जाओगे, जैसे तुम लोग के बुक में भी दिया होगा और जैसे मैंने भी जो प्रोवाइड किया है वो भी पढ़ के जाओगे तो तुम्हें ऐसे वर्ड्स के मीनिंग पता चल ही जाएंगे, ठीक है। अगर इन केस नहीं चले तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास के वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। क्या है, इट वॉज दिस वेरी यूबिक्विटी द रिवरेंस द और क्या है फिर लव। तो लव का मतलब तुम्हें पता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिवरेंस, रिवरेंस मतलब रेस्पेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ आगे लिखा हुआ है कि उसने क्या किया था, पीपल को इंस्पायर किया था। तो ये सबसे हमें इतना तो पता चल गया है कि इसका क्या एक पॉजिटिव मीनिंग ही है ना। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पहला है ओकेजनल,
तो ऑब्वियसली ओकेजनल तो नहीं ही होगा। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं हो, ये सब क्या है, नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, तो ये तो होगा ही नहीं। टोन यहाँ पे क्या है, बहुत पॉजिटिव दिया हुआ है ना। वो उसका रेस्पेक्ट, लव और जो उसने पीपल को इंस्पायर किया उनके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद है अनवांटेड, अनवांटेड भी नहीं होगा। तो इसके थ्रू भी तुम गेस कर सकते हो कि इसका मतलब ओमनी प्रेजेंस है। ठीक है, ये एक तरह से तुक्का मारना हो गया, लेकिन इन केस मान लो तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो तुम आसपास के वर्ड से पता कर सकते हो कि इसका फिर भी क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है। ऐसे यूबिक्विटी का मतलब होता है कि जो हर जगह था, ठीक है, जो हर जगह था और जिसका लोग रेस्पेक्ट करते हैं। अब ओमनी प्रेजेंस का भी एक सिमिलर मीनिंग ही रहता है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंस मतलब समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इसका जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग होगा ओमनी प्रेजेंस, इसे हम मार्क कर देंगे। अब किसी भी दो वर्ड का देखना, पूरा सिमिलर मीनिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही चीज को रिफर कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट दोनों के पीछे का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, कि हमें देखना है कि इस वर्ड का सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है, और हम उसे मार्क करेंगे। ठीक है, वही करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं रहते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोन पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, ये नेगेटिव चीजों के लिए यूज होते हैं। और ये देखो, एक ओकेजनल, ये कंफ्यूज करने वाला है, एक ट्रिकी ऑप्शन दे देता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ इसमें, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब इसमें भी वही दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब उसके बाद डी है टोन एंड एटीट्यूड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में पूछता है कि जो ऑथर का क्या नजरिया है, ठीक है, वो आपको समझना है। कि ऑथर पॉजिटिव टोन में बोल रहा है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सार्कास्टिक हो गया, कुछ भी हो सकता है, प्राउड हो जाता है, मतलब उसका कौन सा इमोशन है जो झलक रहा है, वो बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पैसेज में है, पैसेज है यहाँ पे, एवरीवन हैड अ स्टोरी टू टेल about their personal engagement with his fiction. The shopkeeper, the long-time cook in my father's Delhi house, a tea vendor, etc. The list was long, for there was practically no one who had not read something by him that has moved them. और क्वेश्चन है, what is the tone of the passage about Premchand? Proud, humble, reverent या anxious? अब इसमें से कौन सा टोन है? देखो पैसेज में हम देखते जाएंगे क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, यहाँ पे इसने लिखा है कि द लिस्ट वॉज लॉन्ग, फॉर देयर वॉज प्रैक्टिकली नो वन हु हैज नॉट रेड समथिंग बाय हिम दैट हैज मूव्ड देम, कि ऐसा कोई भी नहीं था, ठीक है, जिसने प्रेमचंद्र के वर्क को पढ़ा नहीं हो और उससे वो
मूव मतलब यानी कि उससे वो थोड़ा प्रभावित ना हुआ हो, है ना। तो यहाँ पे क्या ऑथर ने क्या उसकी एक बोल सकते हैं प्रशंसा की है उसके, उसे एक रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहा है ना, उसके वर्क को, प्रेमचंद्र के वर्क को। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या है इसका टोन थोड़ा रेस्पेक्टिव है ना। अब ऑप्शन में दिया है प्राउड, हम्बल, रेवरेंट, एंग्शियस। अब एंग्शियस एंड हम्बल तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड प्राउड भी देखोगे तो नहीं है, अगर क्योंकि प्राउड रहता ना तो थोड़ा तुम्हें बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा तारीफें दिखती तुम्हें, ठीक है, उतनी तारीफें नहीं है, बट क्या शो किया गया है, रेस्पेक्ट शो किया गया है। अब रिवरेंट का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट ही होता है ना, क्लोजेस्ट मीनिंग। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर मार्क कर देंगे। ऑलराइट। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा, जैसे कुछ पॉजिटिव टोन रहते हैं, पॉजिटिव टोन यानी कि चीयरफुल हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, एक्साइटेड हो गया। फिर नेगेटिव टोन्स रहते हैं जैसे कि क्रिटिकल हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, सार्कास्टिक हो गया, ठीक है। या फिर न्यूट्रल टोन्स रहते हैं जैसे कि इंफॉर्मेटिव या ऑब्जेक्टिव। तो ये सब देखना पड़ता है। ऐसे तुम्हें लाइंस पढ़ के समझ में आ ही जाएगा कि कैसा टोन है ऑथर का, ठीक है। अब उसके बाद है मेन आइडिया या समरी क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, तुम्हें इसमें पूछ सकते हैं सेंट्रल थीम पूछ सकते हैं, या फिर सेंट्रल आइडिया पूछ सकते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं कि इस पैसेज का सबसे ज्यादा सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है, ये सब पूछते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्री विल इज द एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट इवेंट्स और environment. We clearly don't have free will. Our decisions and actions are never divorced from our past. क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट कुड बी अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज ऑन फ्री विल। पहला है डेफिनेशन ऑफ फ्री विल, आवर बैक स्टोरी, की टू अ सक्सेसफुल लाइफ, डू ह्यूमन बीइंग रियली हैव फ्री विल, और उसके बाद है मेकिंग चॉइसेस एवरी मैन्स प्रेरोगेटिव। तो देखो यहाँ पे ऑथर ने पहले क्या कहा है, ऑथर ने पहले डिस्क्राइब किया है कि फ्री विल होता क्या है, ठीक है, उसको डिफाइन किया है। और उसके बाद उसने बोला है यहाँ पे कि हमारे पास क्लियरली फ्री विल नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो डिसीजन है और जो एक्शन है वो पास से इन्फ्लुएंस होकर नहीं लिया जाता। तो यहाँ ऑथर क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन रेज कर रहा है ना, फ्री विल के अगेंस्ट एक क्वेश्चन रेज कर रहा है। तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, डू ह्यूमन बीइंग्स रियली हैव फ्री विल, है ना। तो ऑप्शन C इसका हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे ऑथर क्या कर रहा है कि फ्री विल का जो रियलिटी है उस पे क्वेश्चन उठा रहा है ना, उस पर सवाल कर रहा है कि क्या सच में हमारे पास फ्री विल होता है, क्योंकि फ्री विल ये चीज होता है और क्लियरली
ऐसा नहीं है। तो ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे, एफ नंबर है, कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस क्या पूछते हैं कि कोई इवेंट हुआ है ना, कोई घटना हुई है और उसका क्या असर हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे कि पैसेज में जो फैक्ट्स दिए गए हैं और जो लॉजिक यूज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैसेज में दिया हुआ है, बट बाय द एंड ऑफ द 18th century chocolate houses had mostly died off, partly because the cost of chocolate was much higher than that of coffee or tea. और क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चॉकलेट हाउसेस डिक्लाइन। ऑप्शन में दिया हुआ है, पीपल प्रेफर टी कॉफी, इट केटर्ड टू द नॉट सो इलीट, उसके बाद चॉकलेट वाज कॉस्टलियर देन टी और कॉफी, और फोर्थ में दिया हुआ है, द सप्लाई ऑफ कोकोआ dwindled over the years। यहाँ पैसेज में देखो क्या दिया है, बाय द एंड ऑफ 18th century चॉकलेट हाउसेस हैज मोस्टली डाइड ऑफ यानी कि क्या बता रहा है, चॉकलेट हाउसेस का डिक्लाइन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्यों हुआ है वो भी दिया हुआ है कि क्यों डिक्लाइन किया चॉकलेट हाउस, क्योंकि कॉस्ट जो था चॉकलेट का वो बहुत ज्यादा था कॉफी और टी से, है ना। इसलिए क्या हुआ कि चॉकलेट हाउसेस बंद होने लगे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा कि चॉकलेट वॉज कॉस्टलियर देन टी और कॉफी, ठीक है। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि चॉकलेट का ज्यादा कॉस्ट उसका डिक्लाइन का रीजन था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट कॉज हो गया। इसमें भी वही दिया हुआ है। और उसके बाद लास्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। अब ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस आपकी जो आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करने की एबिलिटी रहती है उससे चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी आर्ग्यूमेंट है, आप किस वे में उसे एनालाइज करते हो। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा कि ऑथर का जो लॉजिक है उसे समझना पड़ेगा कि अगर ऑथर ने ऐसा लिखा है तो थ्रू व्हाट लॉजिक उसने ऐसा लिखा है वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, if you wish to expand the scope of your agency, explore ways to engage in sustained inner work, deepen your self-awareness, examine and reform your conditional beliefs। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज द ऑथर propose as a way to expand one's agency, making choices frequently and impulsive, engaging in sustained inner work and self-awareness, holding on to fixed beliefs, और फिर है ignoring one's past experiences। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑथर बोल रहा है कि अगर आपको अपना एजेंसी का स्कोप को एक्सपेंड करना है तो क्या क्या करना चाहिए,
engage in sustained inner work, है ना, deepen your self awareness, और क्या करना चाहिए, examine and reform your conditioned beliefs। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, मेकिंग चॉइसेस फ्रीक्वेंटली एंड इम्पल्सिव, ये क्या हो गया, ये एकदम ऑपोजिट आइडिया जो यहाँ पे ऑथर का आइडिया था, ये क्या है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट दिया हुआ है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर, सॉरी 3 नंबर में दिया हुआ है होल्डिंग ऑन टू फिक्स्ड बिलीफ्स। अब ये भी ऑथर नहीं बोल रहा, ऑथर क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो बिलीफ्स है उसे एग्जामिन करो और रिफॉर्म करो, एक फिक्स्ड बिलीफ पर ही नहीं रहने बोल रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे इग्नोरिंग वंस पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ ऑथर क्या बोल रहा है, engaged in sustained inner work, है ना, कि अपने इनर वर्क पे काम करो, तुम्हारा जो सेल्फ अवेयरनेस है उससे डीपन करो। तो इसमें क्या होता है, हम अगर खुद को सेल्फ अवेयर कर रहे हैं तो उसमें जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 4 नंबर भी गलत हो जाएगा। और सेकंड नंबर में दिया हुआ है engaging in sustained inner work and self awareness, जो कि यहाँ पे ऑथर ने डायरेक्टली ही बोला है। तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे आर्गुमेंट इवैल्यूएशन के क्वेश्चन आए तो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट सारे क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, ठीक है। हो सकता है इन्फरेंस बेस्ड भी पूछ दे, इसीलिए ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो समझना जरूरी है। तो ये तुम्हारा था कि तुम लोग समझ जाओ, ठीक है, एक आइडिया तुम्हें हो जाए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आते हैं, कैसे पढ़ना रहता है, फिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब तुम लोग जान गए हो। अब इसके बाद एक लाइव क्लास होगा हमारा, ऑल राइट, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो तुम लोग कोई मिस नहीं करना, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं, और रिकॉर्डिंग से कोई फायदा भी नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग का से हो जाता तो लाइव क्लास लेने का जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसे अटेंड करना है तुम लोग सभी को, वरना जो तुम लोग का मेन टॉपिक है वही छूट जाएगा। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।